हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट पे। और आज की क्लास में हम लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने संज्ञानात्मक विकास को देखा था और उसमें जाना था कि क्या है संज्ञानात्मक विकास। और आज हम लोग जो है संज्ञानात्मक पियाजे के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पियाजे के सिद्धांत को। और थोड़ा सा हम पीछे का भी देखेंगे कि पीछे हम लोग ने संज्ञानात्मक विकास में के बारे में क्या पढ़ा था। हम लोग ने देखा था कि जो संज्ञान है, सबसे पहले इसमें संज्ञान की बात करते हैं। तो जो भी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो संज्ञान की जितनी भी, जैसे हम लोग तर्कणा करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ये सारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उन्हीं को हम जो है संज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। और आगे हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो उसमें हम लोग ने देखा था कि संवेदी सूचनाओं को जो ग्रहण कर कर उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में हम तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो आगे देखें तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे के बारे में बात करें, जीन पियाजे के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 9 अगस्त 1986 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जंतु विज्ञान से इन्होंने पीएचडी किया था। आगे देखें तो इन्होंने अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों के साथ जब कार्य कर रहे थे, उसी समय बालक के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य शुरू किया था इन्होंने। इनकी जो अवधि थी वो 1922 से 23 की थी। 1922 और 32 के बीच इन्होंने 5 पुस्तकें प्रकाशित की और इसी में जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे देखें तो पियाजे ने क्या कहा है अपने सिद्धांत में कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की जो शक्ति है, ना तो सिर्फ बालकों की परिपक्वता स्तर पर और ना सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात क्या है कि जो बालक हैं उनका जो चिंतन और जो वो चिंतन करते हैं वास्तविकता के स्वरूप के बारे में, जो वो सोचते हैं और उसे और उनमें जो खोज करने की जो शक्ति है वो केवल उनकी परिपक्वता स्तर और केवल उनके अनुभवों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि क्या है इन दोनों की जो अंतःक्रिया है उनके द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। आगे देखें तो पियाजे का जो सिद्धांत है या जो पियाजे की जो विचारधारा है वो एक अंतःक्रियावादी विचारधारा का उदाहरण है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो है 8 कॉन्सेप्ट को दिया था। इन्होंने 8 कॉन्सेप्ट में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इनके सिद्धांत में, ये 8 कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। और पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए भी इनके ये 8 कॉन्सेप्ट समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है इनके। तो देखें तो 8 कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट जो है वो अनुकूलन है यानी एडॉप्टेशन है। दूसरा साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन है। तीसरा संरक्षण है, कंजर्वेशन। चौथा संज्ञानात्मक संरचना यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। पांचवा मानसिक संक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन। छठा स्कीम्स है। सातवां स्कीमा है और आठवां विकेंद्रण है। यानी ये 8 कॉन्सेप्ट जो है जीन पियाजे ने दिया था। 1 बाय 1 करके हम इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन। बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहा है। अर्थात जैसे हम व्यक्ति के जो अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य जो संतुलन स्थापित होता है वो अनुकूलन द्वारा ही इन्होंने माना है, अनुकूलन द्वारा ही होता है। जैसे देखें कि कोई भी व्यक्ति अपने जो पूर्व ज्ञान है और उसमें नवीन अनुभव होते हैं जो उसके मध्य जो संतुलन बनाने को ही इन्होंने अनुकूलन कहा है। अनुकूलन के अंतर्गत 2 उपक्रियाएं बताई हैं। पहला आत्मसातकरण असिमिलेशन, दूसरा समायोजन यानी एकोमोडेशन। आत्मसातकरण की बात करें तो आत्मसातकरण से तात्पर्य जो हमारे नवीन अनुभव या जो तथा नवीन अनुभव था, जो नई चीज़ें हम एक्सपीरियंस किए हों तथा जो पूर्ववर्ती विद्यमान भौतिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित रहने से है या व्यवस्थित करने से है। जैसे हम पहले कोई चीज़ देखते हैं तो उनका एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेते हैं, यानी हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ की जो हमारी पूर्ववर्ती जो विद्यमान जो भौतिक संरचनाएं हैं, जो हम अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तरीके से उसको रखते हैं, बना लेते हैं, उसको आत्मसातकरण कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसी को यहाँ आत्मसातकरण बोला गया है। जैसे हमारी जो नवीन अनुभव तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से, यानी अपने दिमाग में किसी भी कॉन्सेप्ट को हम
रख लेते हैं, यानी किसी भी चीज़ के बारे में हम उसको आत्मसातकरण कर लेते हैं, अपने अंदर उसको दिमाग में बैठा लेते हैं। आगे देखिए तो दूसरा समायोजन। समायोजन से तात्पर्य जो नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी पुरानी जो बौद्धिक दिमाग में जो हमारी इमेजेस किसी चीज़ के बारे में बनी हुई हैं, अगर हमको वहीं कुछ नए अनुभव मिलते हैं तो उनके बीच में जो हम नए अनुभव से और जो पुरानी जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, उन दोनों में जो अगर हम पुरानी जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, उनमें चेंजेस करना, उनमें कुछ सुधार करना या विस्तार करना या परिवर्तन करना, यही हमारा क्या है, समायोजन कहलाता है। आगे देखें तो ये समायोजन है वो विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है जिससे नवीन अनुभव अथवा ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन को। इसको 4 फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए जो स्क्रीन पर है, ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 चित्र इसमें दिखाए गए हैं, जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। देखिए माना कि कोई 2 वर्ष का बच्चा है जो प्रथम बार किसी कुत्ते को देख रहा है। देखिए फिगर में वो एक कुत्ते के बच्चे को देख रहा है और वह प्रश्न करता है कि वह क्या है। तो माता पिता उसे यही जवाब देते हैं कि यह एक कुत्ता है। बालक उस कुत्ते को ध्यान से देखता है तथा जान जाता है कि कुत्ते की 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह, 1 पूंछ, 4 पैर होते हैं तथा वो क्या है, एक सफ़ेद रंग का होता है। अब क्या है कि कुछ दिन बाद बालक क्या होता है कि बकरी के बच्चे को अपने सम्मुख देखता है। यानी देखिए सेकंड चित्र में जो है बालक क्या है, अब बकरी के बच्चे को देख रहा है। अब वो देखता है कि यह सफ़ेद रंग की है, इसके भी 2 आँखें, 2 कान। हालांकि चित्र में कलर चेंज है तो इसको आप समझ लें। यह तो बालक क्या देखता है कि ये बकरी सफ़ेद रंग की है, इसके भी 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह व 4 पैर है। अब वह सोचता है कि यह सफ़ेद रंग की है, इसके भी 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह, 4 पैर है। अब वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि ये कुत्ता है। यानी उसने क्या है, और ये सोचना ही बालक का क्या है, आत्मसातकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। अर्थात उसने एक कुत्ते का जो डायग्राम है उसको अपने दिमाग में क्या है, एक आत्मसातकरण कर रखा है, जिससे वो उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है बकरी और कुत्ते में। चूँकि आगे देखें तो क्योंकि बालक जो है वो बकरी के कुत्ते जैसे ही गुण देख रहा है, इसलिए उसे बकरी कुत्ते के समान प्रतीत हो रही है। इस स्थिति में वह कुत्ते के अपने पूर्व जो संप्रत्यय का बकरी से क्या कर रहा है, मिलान कर रहा है। यानी उसकी जो पूर्ववर्ती जो बौद्धिक इमेजेस हैं या जो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो एक डॉग के फॉर्म में है, और जो उसको नई इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, बकरी के थ्रू। तो इन दोनों का वो क्या कर रहा है, मिलान कर रहा है, तथा बकरी के कुत्ते से भिन्न गुणों पर कोई ध्यान अभी नहीं दे पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें वो देख रहा है। आगे देखें तो जब बालक, अब वो कंफ्यूज हो रहा है दोनों को देख करके। देखिए थर्ड फिगर में क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, दोनों को वो समझ नहीं पा रहा है। जब बालक पहले से ज्ञात बातों में कोई नवीन बात जोड़ता है अथवा अंतर करना सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन की प्रक्रिया कहेंगे। जैसे यदि कोई बालक जानता है कि कुत्ते की 2 आँख, 2 कान, 1 सिर, 1 मुंह, 4 पैर व 1 पूँछ होती है, तथा यदि अब वह सीखता है कि कुत्ता भौंकता भी है, यानी उसे कुछ नया नवीन अनुभव हुआ कि वह भौंकता भी है, तो इसमें उसके पूर्ववर्ती ज्ञान में एक नवीन बात जुड़ गई, यानी एक नई बात क्या हुई, उसमें जुड़ गई। जैसे जैसे पुरानी जो बातों में नई बातें जुड़ती जाती हैं, वैसे वैसे कुत्ते से संबंधित उसका संप्रत्यय क्या होता जाता है, परिपक्व होता जाता है। यानी वैसे वैसे वो कुत्ते का जो एक चित्र है वो स्पष्ट होता जाता है। इसी प्रकार जब बालक कुत्ते तथा बकरी में अंतर सीख जाएगा तो क्या होगा कि ये एक समायोजन होगा। देखिए पहले तीसरे फिगर में वो कंफ्यूज था और चौथे में क्या किया, उसने एक समायोजन कर लिया। वो जान गया कि कुत्ते में एक्स्ट्रा गुण भी होते हैं, वो भोंकता भी है, और बकरी में भी बकरी के भी कुछ गुण उसमें देखने को वो देखा, और वो समझ गया कि नहीं ये दोनों ही अलग अलग हैं, ना कि एक है। तो इस तरीके से उसने जो है उनके बीच में अपनी जो पहले की इमेज थी और उसने बाद में जो एक्सपीरियंस किया, उन दोनों के मध्य क्या किया, संतुलन बिठाया, और यही संतुलन जो है वो समायोजन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखें तो स्पष्ट है कि अनुकूलन में व्यक्ति या तो नवीन सूचनाओं को पुरानी बौद्धिक जो संरचनाओं में आत्मसात करता है, अथवा पुरानी बौद्धिक संरचनाओं को नवीन बौद्धिक संरचनाओं में समायोजित करता है। आगे देखें तो अनुकूलन की यह प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती है, यानी लाइफ टाइम चलने वाली ये प्रक्रिया होती है।
पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास काफ़ी हद तक व्यक्ति तथा वातावरण की परस्पर सतत अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया तभी घटित होती है जब वातावरणीय जो उद्दीपन है बालक के बौद्धिक विकास स्तर के अनुरूप होते हैं। यदि बालक के अनुभव उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप नहीं होते हैं तब अनुकूलन का आत्मसातकरण अथवा समायोजन संभव नहीं हो पाता है। हाँ, तो उसका जो समायोजन है वो नहीं हो पाता है। उदाहरण के स्वरूप जैसे हम देखें तो कक्षा 2 के किसी बालक के समक्ष उच्च स्तरीय गणित के किसी प्रश्न को प्रस्तुत करना बौद्धिक विकास से दृष्टि से व्यर्थ ही होगा, क्योंकि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है। आगे देखें तो साम्य धारण। साम्य धारण जो है इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है। इन्होंने साम्य धारण में बताया कि साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। यानी पहले हम लोग ने आत्मसातकरण समझा और समायोजन समझा, अब क्या कर रहा है कि वो आत्मसातकरण और समायोजन के मध्य क्या कर रहा है, संतुलन करना है, ही क्या कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है। इस तरह साम्य धारण एक तरीके की आत्मनियंत्रण प्रक्रिया है। पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ होता, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए या जिसमें संतुलन लाने के लिए वह क्या करता है, आत्मसातकरण या समायोजन या दोनों ही प्रक्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। आगे देखें तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो संरक्षण का है, यानी कंजर्वेशन का है। पियाजे के सिद्धांत में यह एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन या स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल देखा कि बच्चे ने किस तरीके से कुत्ते को देखा, फिर बकरी को देखा और किस तरीके से उन दोनों में उनकी जो परिवर्तन देखा और किस तरीके से उन दोनों में जो अलग करने की जो क्षमता आई उस बच्चे के अंदर, उसी को यहाँ संरक्षण बोला गया है। आगे जो है चौथा संज्ञानात्मक जो संरचना है, अर्थात किसी बालक की जो मानसिक संगठन या मानसिक जो क्षमताएं हैं उनके सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। यानी जो हमारे किसी की जो बालक की जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनका जो सेट होता है, यानी जो मानसिक क्षमताओं में क्या आता है, जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं, चिंतन करते हैं या तर्कणा करते हैं जैसे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी बहुत सी चीज़ होती है। तो जो मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वही हमारी मानसिक क्षमताओं के सेट को दिखाती हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचना के ही आधार पर एक 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है। आगे देखिए तो जो पांचवा है कॉन्सेप्ट वो मानसिक संक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन का है। जब बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। यानी हमारे सम्मुख कोई प्रॉब्लम आती है, हम उस पर क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसको सॉल्व करने की जो कोशिश करते हैं चिंतन करके, वही हमारी मानसिक रूप से जो हम कार्य करते हैं, यानी जो सोचते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वही हमारी क्या होती है, मानसिक क्रिया होती है। पियाजे के सिद्धांत में मानसिक चिंतन एक प्रमुख साधन माना है इन्होंने। छठा जो है स्कीम है। स्कीम का तात्पर्य यहाँ है कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम कहलाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम अपने डेली रूटीन में रेगुलर करते हैं, यानी हम उसको बार बार दोहराते हैं, अपने रेगुलर की एक्टिविटी में उसको करते रहते हैं, तो वही हमारा स्कीम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब कॉपी वर्ग रूटीन के अनुसार लेता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तब व्यवहार के ये सभी जो संगठित पैटर्न होते हैं उन्हीं को स्कीम कहा जाता है। स्कीम मानसिक संक्रिया का एक अभिव्यक्ति रूप है। देखिए क्या होता है कि जो हम लोग मानसिक संक्रिया जो करते हैं वो एक दिमागी तौर पर करते हैं कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चिंतन करते हैं, तो वो हमारा मानसिक कार्य के थ्रू होता है। लेकिन जब हम स्कीम करते हैं यानी स्कीम में देखते हैं तो वो हमारा एक तरीके का अभिव्यक्त होता है, हमारे व्यवहार में वो दिखता है। आगे देखें तो सातवां है स्कीमा। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, यानी सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन का यहाँ तात्पर्य है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको हम जनरल अपने जीवन में
उतार लें, यानी रेगुलर तरीके से उसको यूज़ करने लगें, यानी उसका जनरलाइजेशन कर दें। तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। या मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित संप्रत्यय है। और 8वां जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो विकेंद्रण है, यानी डिसेंटरिंग है। विकेंद्र से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। 3 से 4 महीने की उम्र के बालकों में ऐसी क्षमता नहीं होती, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है। परंतु कुछ उम्र बीतने पर, जैसे वह 23-24 महीने का होता है, तो उसमें वस्तु की चीज़ के बारे में वास्तविकता ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस तरीके से जो 8 कॉन्सेप्ट हैं पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताए हैं, वो काफ़ी हद तक बहुत महत्वपूर्ण है इनके सिद्धांत में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। निश्चित ही आपको मेरे चैनल से बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फ्रेंड्स।